जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे एक बर्निंग टॉपिक पर। एक ओपिनियन है, आपके एस्से में काम करेगा, साथ ही आपके पॉलिटी सेक्शन के पेपर में भी उपयोगी होगा। टॉपिक है आज का, देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल है एनकाउंटर का सामान्यीकरण। कहने का तात्पर्य यह है कि क्या जुडिशरी इतनी कमज़ोर है कि एनकाउंटर को महिमामंडित किया जाए, या न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से एनकाउंटर हमें ज़्यादा अच्छा लगता है जुडिशरी के न्याय के बगैर। क्या हुआ है, देश में संभवतः पहली बार बहुत सामान्य सोच विचार के लोगों ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात का पहले ही अंदेशा लगा लिया था कि एक जो खूंखार अपराधी था विकास दुबे, उसके साथ अब क्या होने वाला है। जब वो उज्जैन में पकड़ा गया उसके बाद से, लेकिन ट्रोलिंग के बाद ऐसा लग रहा था कि लोग सोशल मीडिया पर जो लिख रहे हैं वो बात सही साबित नहीं होगी। लेकिन शुक्रवार की सुबह ठीक वही हुआ जो लोग कह रहे थे। इस एनकाउंटर में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद पता ही चलेगा। लेकिन इस बीच पुलिस एनकाउंटर का जो सामान्यीकरण हुआ, उसकी जन स्वीकार्यता हुई और वाहवाही का माहौल है, वो देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं, कानून और देश में न्याय की अवधारणाओं पर एक बार फिर वही सवाल खड़े कर दिए, जैसे कि हैदराबाद में बलात्कार के अपराधियों के एनकाउंटर पर हुए थे। उस समय भी मानवाधिकार संगठन और बहुत सारे मीडिया हाउसेस, साथ ही साथ कोर्ट ने भी इसमें इंटरफेयर किया था। हालांकि हैदराबाद में हुए एनकाउंटर से इसकी तुलना करना ठीक नहीं है, पर इन दोनों ही घटनाओं में यदि कोई समानता है तो वह यह है कि किसी जुर्म की सज़ा देने के लिए भारत की प्रचलित कानून और न्याय व्यवस्था का खुला उल्लंघन है। अपराधी जो था विकास दुबे, उसने बहुत ही चतुराई से अपने आप को उज्जैन में अपनी गिरफ्तारी की एक पटकथा रची। एनकाउंटर से बचने की कोशिश की। 8 पुलिस वालों की दुर्दांत हत्या के बाद उसे यूपी पुलिस के सामने जाने का अर्थ पता था। मसलन यह पटकथा भी उसी बचाने में नाकामयाब हुई। अंततः वही शुरू हुआ जो एक अपराधी का होना भी चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या यह सही है, नहीं सही है। तो विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद कई लोग के कपड़े उतरने से भी बच गए, ऐसा लोगों का कहना है। जनता में आक्रोश है। देश की जनता के सामने जो भी घटनाक्रम सामने आया है उसके बाद उसे यह सोचना चाहिए कि न्याय की जीत है या अपराध की जीत है। आखिर इतने सक्षम और काबिल तंत्र के लिए एक विकास दुबे का जीवित अवस्था में कोर्ट तक ले जाना इतना ज़्यादा कठिन था या नहीं, ये भी लोगों की क्वेश्चंस है। इसमें सबसे बड़ा दोष जो भारत की उस लचर न्याय व्यवस्था का है जो सालों साल अदालतों का चक्कर लगवाती है, कहीं ना कहीं उस न्याय व्यवस्था पर ही उंगली उठाती है कि अब इंस्टेंट जस्टिस की मांग की जाने लगी है। अब सब कुछ फास्ट और डिजिटल हो गया है। उस वक्त में भी कोर्ट में कामकाज की गति हमें बढ़ी हुई नहीं दिखाई देती। जनता के सामने अपराधों को अंजाम देने वाले अपराधी गवाहों और सबूतों के अभाव में बरी हो जाते हैं। तो फिर जनता क्या उम्मीद रखे कि क्या ऐसे अपराधी बार बार छूटते रहेंगे? ऐसे में सिर्फ जनता पुलिस से उम्मीद रखती है, और पुलिस वही करती है जो उसे आता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा किसी को आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है तो भारत की न्याय व्यवस्था ही है। अपनी व्यवस्था को जितना जल्दी ठीक कर पाए देश के लिए वो उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो फिर देश का जनमानस पुलिस के किसी ऐसे कथित एनकाउंटर का स्वागत नहीं, उस पर सवाल खड़े करेगा, जो कि शुरू भी हो गया। हैदराबाद केस हो चाहे ये केस हो। लेकिन हम जैसा समाज फिलहाल बना रहे हैं वहाँ इतनी जल्दी सुधार भी संभव नहीं कि रातों रात सुधार हो जाए। बहुत कठिन काम है, और जो कि अभी तक असंभव जाना पड़ता है। जहाँ अपनी संसद और विधानसभा में बड़ी संख्या में अपराधियों को चुनकर भेज देते हैं, ऐसे समाज में हम नैतिकता की कितनी और कैसी उम्मीद करें। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश में ही 45% मंत्रियों ने अपने शपथ पत्रों में खुद पर आपराधिक मामले दर्ज होना बताया है। पिछले चुनाव में 18% ऐसे उम्मीदवार थे जिन पर आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें तकरीबन 15% ऐसे उम्मीदवार थे जिन पर हत्या, बलात्कार जैसे संगीन मामले चल रहे थे या परिस्थितियां किस ओर इशारा करती।
इसलिए मामला केवल विकास दुबे भर का नहीं, इस देश की न्याय और कानून व्यवस्था के जरिए तमाम तरह के अपराधों का त्वरित एनकाउंटर करने की जरूरत है। वरना तो यह एक दिन का खबरिया मसला भरा है। जिस देश में संविधान और न्याय व्यवस्था को दरकिनार कर दिया और एनकाउंटर की स्वीकारता मिलने लगी, उसे ठहर कर एक पल सोचना चाहिए कि हम ठीक दिशा में जा रहे हैं या नहीं। एक कोट है प्रसिद्ध दार्शनिक जॉन रॉल्स ने अपने कृत अ थियरी ऑफ जस्टिस में यह माना है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम एवं प्रधान सदमा है। अर्थात सभी सामाजिक संस्थाएं न्याय के आधार पर ही अपनी औचित्य पूर्णता को सिद्ध कर सकती हैं। भारत में भी न्यायिक व्यवस्था का अपना अलग ही महत्व है। यदि भारतीय न्यायिक व्यवस्था का सूक्ष्मावलोकन करें, छिद्रान्वेषण करें, तो हम पाते हैं कि न्यायाधीशों की कमी, न्याय व्यवस्था की खामियां और लचर बुनियादी ढांचा जैसे कई कारणों से न्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर न्यायाधीशों और न्यायिक कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। न्याय में दोहरी अन्याय कहलाती है, लेकिन देश की न्यायिक व्यवस्था की यह विडंबना तेजी से गिरती जा रही है। देश के न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों का आंकड़ा लगभग 3.5 करोड़ पहुंच गया। इनका प्रत्यक्ष उदाहरण निर्भया केस है। वर्ष 2012 में निर्भया के साथ हुए जघन्य अपराध के विचारण में 7 वर्ष से अधिक समय लगा, जो न्याय व्यवस्था की लचर कार्यप्रणाली को उजागर करता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो भारतीय न्यायिक प्रणाली दुनिया की सबसे पुरानी न्यायिक प्रणालियों में से एक है। भारतीय न्यायिक प्रणाली सामान्य प्रणाली के साथ नियामक कानून और वैधानिक कानून का पालन करती है। कुछ समस्याएं हैं हमारी न्यायिक प्रणाली में। क्या समस्याएं हैं उस पर विचार करते हैं। तो पहली समस्या है कि न्यायालय में लंबित मामले बहुत अधिक हैं। सरकारी आंकड़ों को अगर देखें, उन्हीं के अनुसार तो उच्चतम न्यायालय में 58,700 तथा उच्च न्यायालयों में 44 लाख और जिला एवं सत्र न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग 3 करोड़ मुकदमे लंबित हैं। तो बहुत बड़ी संख्या है। इन कुल लंबित मामलों में से 80% से अधिक मामले जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में। इसका मुख्य कारण क्या है? तो भारत में न्यायालयों की कमी, न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों का कम होना तथा पदों की रिक्तता का होना। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर देश में प्रति 10 लाख लोगों पर केवल 18 जज हैं, केवल 18 न्यायाधीश। ये स्थितियां हैं। विधि आयोग की एक रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर न्यायाधीशों की संख्या तकरीबन 50 होनी चाहिए। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए पदों की संख्या लगभग 3 गुना अधिक करनी होगी। बेरोजगारी के इस आलम में हम उन रिक्त पदों को भी खाली करके बैठे हैं जिन्हें बेसिक जरूरत है। इससे 2 नुकसान हैं। एक तो बेरोजगारी बढ़ रही है और दूसरी न्यायिक प्रक्रिया में देरी हो रही है। दूसरी समस्या जुडिशरी में पारदर्शिता का अभाव। भारत में न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी एक मुख्य समस्या पारदर्शिता का अभाव है। न्यायालयों में नियुक्ति, स्थानांतरण में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते रहे। वर्तमान में कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनका स्थानांतरण किया जाता है। कॉलेजियम प्रणाली में उच्चतम न्यायालय के संबंध में निर्णय के लिए मुख्य न्यायाधीश से 5 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। वहीं अगर हाईकोर्ट के संबंध में बात करें तो इनकी संख्या 3 होती है। इस प्रणाली की क्रियाविधि जटिल और अपारदर्शी होने के कारण सामान्य नागरिक इसे समझ ही नहीं पाता। ऐसी स्थिति में इस प्रणाली को बनाने के लिए संसद द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजैक के माध्यम से एक प्रयास किया गया, जो कि असफल रहा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ही खारिज कर दिया उस संविधान संशोधन को। भारत के संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है। आर्टिकल 19 आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जिसमें जानने का अधिकार भी शामिल है। इसको ध्यान में रखते हुए कोई भी ऐसी प्रणाली जो अपारदर्शी हो, उसको नागरिकों के अधिकारों की पूर्ति के लिए पारदर्शी बनाया जाना आवश्यक होना चाहिए। तीसरी समस्या, न्यायालयों में भ्रष्टाचार। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेहिता यानी अकाउंटेबिलिटी एक आवश्यक पक्ष होता है। इसको ध्यान में रखते हुए सभी सार्वजनिक पदों पर स्थित व्यक्तियों का उत्तरदायित्व निश्चित किया जाता है। भारत में भी विधायिका यानी लेजिस्लेचर और कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव के संबंध में कई कानूनों एवं चुनावी प्रक्रियाओं द्वारा उत्तरदायित्व सुनिश्चित किए गए।
लेकिन न्यायपालिका के संदर्भ में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का एकमात्र उपाय सिर्फ महाभियोग ही होता है। ज्ञात हो कि अभी तक किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग की कार्रवाई नहीं की गई। एक भी जज पर इम्पीचमेंट नहीं पूरा हुआ। हालांकि अभी कुछ समय पहले ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक न्यायाधीश को जांच में कदाचार का दोषी पाए जाने के बाद उसे पद से हटाने के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध करने संबंधी मामला चर्चा में रहा है। न्यायालय के संबंध में ऐसी कोई माध्यमिक व्यवस्था नहीं है जिससे न्यायालय स्वयं ही न्यायाधीशों से जुड़े कदाचार के मामले में उचित कार्रवाई कर सके। अगली समस्या है विचाराधीन कैदियों की समस्या। भारत के सभी न्यायालयों में 3.5 करोड़ मामले लंबित हैं। इनमें से कई मामले लंबे समय से लंबित हैं। मामलों का लंबित होना पीड़ितों और ऐसे लोगों को जो किसी मामले के चलते जेल में कैद हैं किंतु उनको दोषी करार नहीं दिया गया, दोनों दृष्टिकोण से अन्याय को जन्म देता है। पीड़ितों के मामले में कुछ ऐसे संदर्भ भी हैं जब आरोपी को दोषी ठहराए जाने में 30 वर्ष तक का समय लगा। हालांकि तब तक आरोपी की मृत्यु भी हो गई कई मामलों में। तो ये दूसरी ओर भारत की जेलों में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे विचाराधीन कैदी बंद हैं जिनके मामले में अब तक कोई निर्णय ही नहीं दिया जा सका। कई बार ऐसी स्थिति भी आती है जब कैदी अपने आरोपों के दंड से अधिक समय जेल में बिता चुका है। साथ ही इतने वर्ष जेल में रहने के पश्चात उसे न्यायालय से आरोप मुक्ति के दी गई कि आपने कोई दोष नहीं किया और आप बाइज्जत बरी होते हैं, लेकिन दंड से अधिक समय तक वो जेल में रहा। ऐसी स्थिति न्याय की दृष्टि से अन्याय को जन्म देती है। इस स्थिति में त्वरित सुधार किए जाने की आवश्यकता है। समस्याओं का कारण क्या है, इस पर भी बात करते हैं। तो देश भर के न्यायालयों में न्यायिक अवसंरचना का अभाव है। न्यायालय परिसरों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। न्यायिक घड़ी उत्तर प्रदेश में शुरू करने की कोशिश की गई थी। आगे क्या हुआ, कोई यथार्थ नहीं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में किसी वाद के सुलझाने की कोई नियत अवधि तय नहीं की गई है, जबकि अमेरिका में 3 वर्ष निर्धारित है कि किसी भी वाद को 3 वर्ष के अंदर सुलझा लिया जाना चाहिए, लेकिन भारत में ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है। केंद्र एवं राज्य सरकारों के मामले न्यायालयों में सबसे ज़्यादा है। यह आंकड़ा 70% के लगभग है। सामान्य और गंभीर मामलों की भी सीमाएं तय होनी चाहिए। न्यायालय में लंबे अवकाश की प्रथा है। गर्मी की छुट्टी होती है जो मामलों के लंबित होने का एक प्रमुख कारण है। एक 1.5 महीने की छुट्टियां चलती हैं तो ये मामले को लंबित कर देती है। इसमें कमी आनी चाहिए। न्यायिक मामलों के संदर्भ में अधिवक्ताओं जो हमारे एडवोकेट्स हैं उनके द्वारा किए जाने वाले विलंब एक चिंतनीय विषय है। तारीख पर तारीख। दामिनी पिक्चर सबने देखी, सनी देओल का ये डायलॉग फेमस है, जिसके कारण मामले लंबे समय तक अटके रहते हैं। न्यायिक व्यवस्था में तकनीक का अभाव है। न्यायालयों तथा संबंधित विभागों में संचार की कमी व समन्वय का अभाव है, जिससे मामलों में अनावश्यक देरी होती है। आवश्यकता इसलिए है सुधार की क्योंकि उच्च व निचली अदालतों में भी नियुक्ति में देरी होने के कारण न्यायिक अधिकारियों की कमी हो गई है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। इसी कारण मामलों के लंबित रहने का अनुपात बढ़ता जा रहा है और ये पूरे भारतीय न्यायिक तंत्र को जकड़ चुका है। छोटे कार्यकाल और कार्य के भारी दबाव के कारण उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कानून को उत्कृष्ट बनाने और आवश्यक परिपक्वता अर्जित करने का अवसर ही नहीं मिल पाता, क्योंकि एक तो कार्यकाल छोटा है, दूसरा उस छोटे कार्यकाल में इतने ज़्यादा केसेस का दबाव है, कार्य का बहुत भारी दबाव है। इसलिए कानून को और अच्छा कैसे बनाया जाए, इसमें आवश्यक परिपक्वता कानून में कैसे अर्जित की जाए, इसका समय मिल ही नहीं पाता जजों को। न्याय अभी भी देश के बहुसंख्यक नागरिकों की पहुंच के बाहर है, क्योंकि वकीलों के भारी खर्च वहन नहीं कर सकते, क्योंकि देश में आज भी गरीब जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है और उन्हें व्यवस्था की प्रक्रियात्मक जटिलता से होकर गुजरना पड़ता है। भाषाओं की प्रॉब्लम है। इसके अलावा कानून की जानकारी ना होना, अन्य बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से इन जटिलताओं के कारण आज भी बहुसंख्यक नागरिक जो हैं देश के, वो न्याय से वंचित रह जाते हैं। न्यायाधीशों को मनोनीत करने के लिए ना तो कोई मापदंड निर्धारित किए गए और ना ही नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किए गए नामों का किसी मापदंड पर रीतिबद्ध मूल्यांकन किया जा सकता है। प्राय कहा जाता है कि न्यायिक तंत्र में भाई भतीजावाद की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ गई है, जिसके चलते यह कुशलताओं से गुजर रहा है। उपाय क्या है?
वर्तमान में 10 लाख लोगों पर सिर्फ 18 न्यायाधीश ही हैं। ऐसे में किसी भी न्यायपालिका से समय पर न्याय देने की उम्मीद करना उचित नहीं हो सकता। विधि आयोग की सिफारिश के अनुसार इन पदों की संख्या में वृद्धि की जाना चाहिए। विशेष श्रेणी के मामलों के समाधान के लिए समय सीमा तय की जानी चाहिए, किसी भी खासकर क्रिमिनल केसेस में, तथा लोक अदालतों और ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए। इसके अंतर्गत कुछ लिमिटेड मामले, खासकर जितने भी दीवानी केसेस हैं, एक लिमिट तक 5 लाख 10 लाख तक के केसेस के, इनको निपटाया जाना चाहिए लोक अदालतों ग्राम अदालतों में। इससे न केवल विचाराधीन मामलों की संख्या में आनुपातिक कमी आएगी, बल्कि न्यायपालिका के मूल्यांकन समय की बचत होगी। अधीनस्थ न्यायालयों के स्तर पर सर्वोत्तम उपलब्ध प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा यानी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का गठन किया जाना चाहिए। यह जजों की योग्यता और गुणवत्ता में सुधार करेगा, क्योंकि ओपन एग्जाम होगा तो इससे सभी प्रकार के माहौल से आए हुए जजों को वहां पहुंचने का मौका मिलेगा। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कुशलतापूर्वक उपयोग से न्यायिक डेटाबेस बनाया जा सकता है। इसके द्वारा जजों के अलग अलग प्रदर्शनों का आकलन किया जा सकेगा तथा एक संस्था के रूप में न्यायालय के समग्र प्रदर्शन का आकलन भी किया जा सकेगा और उस आधार पर प्रेफरेंस दिया जा सकता है जजों को। अधिवक्ता अधिनियम 1961 में आवश्यक संशोधन करके अधिवक्ताओं के लिए एक कोड तैयार होना चाहिए। एक आचार संहिता के अनुपालन को प्रभावी बनाया जाना चाहिए ताकि मामलों को जानबूझकर विलंबित ना किया जा सके। विधिक परिषद की होने वाली अनावश्यक हड़तालों पर भी प्रतिबंध आरोपित करना चाहिए ताकि ये लोग हड़ताल ना कर सकें। न्यायालय में दायर अधिकांश मुकदमों में सरकार एक पक्षकार है। न्यायालय को ये कोशिश करनी चाहिए कि सरकार उसको समझौता कर ले और ताकि लंबित जो मामले हैं उनकी संख्या में कमी आए। एक कोट यहाँ पर है मुख्य न्यायाधीश PN भगवती जी का, जो कि पूर्व चीफ जस्टिस रहे हैं। 26 नवंबर 1985 को उन्होंने कहा था कि मुझे यह देखकर अत्यंत दुख होता है कि देश की न्यायिक व्यवस्था लगभग ध्वस्त होने की कगार पर है। ये शब्द काफ़ी कठोर हैं, परंतु इन शब्दों में काफ़ी पीड़ा नहीं थी। ये PN भगवती जी के कोट 1985 में दिए गए थे। लेकिन आज हमें इस बारे में सोचना होगा कि क्या न्यायपालिका इतनी कमज़ोर हो गई है कि पुलिस को न्याय करना पड़ रहा है। इसमें दोषी कौन है, निर्दोष कौन है, ये भविष्य बताएगा, जांच के बाद पता चली जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं हमारी न्यायपालिका कमज़ोर है। इसलिए जनता को एनकाउंटर्स पर खुशी होती है, लेकिन पुलिस का काम न्याय करना नहीं है। पुलिस का काम न्याय दिलाने की कोशिश करना है और उसमें सहायता करना है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।